We'll proceed further, and what we have to discuss is family planning expenditure. Let me tell you, this section is completely redundant today. आज की तारीख में ये section useless section है. This section was brought somewhere around 1977 when Indira Gandhi had forced family planning. पता है इंदिरा गांधी ने 1977 में क्या किया? एक्चुअली उन्होंने ये लागू किया था हम दो हमारे दो, मतलब द मैक्सिमम चाइल्ड विच अ पेयर कैन हैव इज 2 चिल्ड्रन ओनली. वो इसलिए क्योंकि देश का जो पॉपुलेशन है वो एक अलार्मिंग रेट से ग्रो कर रहा था. और शायद हम कहेंगे इंदिरा गांधी की देन है कि आज 125 करोड़ पे ही हमारी जनसंख्या टिकी हुई है, अदरवाइज न जाने जनसंख्या क्या होती है हमारे देश की. लेकिन इंदिरा गांधी ने इसे जब किया तो बहुत हार्शफुल तरीके से किया. उन्होंने हर कंपनी को कहा कि फोर्स्ड फैमिली प्लानिंग कराइए. फैमिली प्लानिंग नहीं हो रही थी, वो फोर्स्ड फैमिली प्लानिंग हो रही थी. आई होप आप बच्चे मैच्योर हैं, इनफ है, समझते हैं फैमिली प्लानिंग क्या होती है. बेसिकली द मेन एंड वीमेन वर बीइंग ऑपरेटेड, दे वर अंडरगॉन सर्टेन ऑपरेशंस जिससे वो आगे बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे, राइट. और ये फोर्सिबली कराया जा रहा था इंदिरा गांधी के द्वारा. एंड आप समझिए पूरे 60 साल में कांग्रेस ने ही राज किया हिंदुस्तान पे, और ये 1977 के इंदिरा गांधी के फोर्स फैमिली प्लानिंग की वजह से ही जो अगला इलेक्शन हुआ उसके बाद बीजेपी पावर में आई थी. एंड राइट, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जब आए तो बीजेपी पावर में आई. अदरवाइज हम यही कहते हैं 60 सालों में कांग्रेस ने ही सरकार चलाई है. एंड इट वॉज ओनली दिस एक्शन ऑफ इंदिरा गांधी जिससे पब्लिक जबरदस्त नाराज थी. और समझिए बीजेपी उस समय भी बहुत बड़ी बहुमत के साथ इलेक्शन विन की थी. तो लेट अस नॉट टॉक पॉलिटिकल, वो तो मैं सिर्फ आपको बैकग्राउंड समझाने के लिए बात कर रहा था. तो 1977 दैट वाज द टाइम व्हेन इंदिरा गांधी हैड फोर्स्ड फैमिली प्लानिंग. उन्होंने कंपनी को कहा कि आपको कराना पड़ेगा, अपने सारे वर्कर्स की फैमिली प्लानिंग करा दीजिए, राइट. इनफैक्ट वहां तो ऐसा भी हुआ कि जिनको अभी बच्चे थे भी नहीं उनकी भी फैमिली प्लानिंग हो गई. अभी शादी भी नहीं हुई है जिसकी, उसकी भी फैमिली प्लानिंग हो गई. मतलब इट वॉज डन दैट वे, मतलब बहुत हार्शफुली किया जा रहा था. एंड उस समय क्या किया गया, गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया ये फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर का, और उसमें लिखा कि जो भी कंपनी, ध्यान दीजिएगा, जो भी कंपनी, कोई भी एसएससी नहीं, कोई भी कंपनी अगर फैमिली प्लानिंग पे एक्सपेंडिचर कर रही है तो वो उसे अलाउ हो जाएगा. कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो 1/5 करके अलाउ हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो पूरा अलाउ हो जाएगा. अब आप कहेंगे सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां पे क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कुछ कंपनी ने टूल्स, इक्विपमेंट्स वो सब परचेज ही कर लिए थे. एक डॉक्टर हायर ही कर लिया था कि चलो हम लोग अब ले जाके हॉस्पिटल कोई ना कराएंगे, डॉक्टर हायर कर लो, ठीक है, उसको सैलरी पे रख लो, टूल्स इक्विपमेंट्स परचेज कर लो, और क्या करो, ये फैक्ट्री में ही सारी ऑपरेशन एक्टिविटी जो है वो करवा दो. तो जितने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए गए थे, इंदिरा गांधी ने ही ये प्रोविजन भी बनवाया कि 1/5 क्या कीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर का अलाउ कर लीजिए, और रिमेनिंग 1/5 कर करके आपको आगे के 4 सालों में मिल जाएगा. और जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो फुल्ली अलाउ कर दिया जाएगा इमीडिएट बेसिस पे. लेकिन दिस डिडक्शन वाज अवेलेबल ओनली टू कॉर्पोरेट एसएससी, कंपनी एसएससी. अगर एक इंडिविजुअल है, मेरे पास 4 इंप्लॉई है, तो हमें ये सब नहीं करना है, ठीक है. कोई पार्टनरशिप फर्म में 10 इंप्लॉई है, 20 इंप्लॉई, उन्हें नहीं करना. ये फैमिली प्लानिंग किसके लिए था? ये सिर्फ कंपनी को डिडक्शन मिल रही थी, और उन्हीं को इंस्ट्रक्शन भी दिया गया था कि आपके पास ढेरों सारे वर्कर हैं, आप उनकी फैमिली प्लानिंग कराइए. चलिए आइए देखते हैं इस सेक्शन को. फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर प्रैक्टिकली हमने आपको बताया रिडंडेंट सेक्शन है, बट एग्जाम में आ सकता है. देखिए एग्जाम आपका जो होता है ना, थ्योरेटिकल पेपर होता है, ठीक है. और पेपर बनाने वाले को ये पता भी नहीं होता है कि ये सेक्शन क्यों आया था, कब आया था. वो आपके कोर्स में है, इनकम टैक्स एक्ट में आज भी वो प्रोविजन है, क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है. एनी बोनाफाइड एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ए कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग इट्स एम्प्लॉइज इज अलाउएबल एज डिडक्शन. Any bona fide expenditure incurred by a company for the purpose of promoting family planning among its employees is allowable as deduction. अगर कोई भी bona fide खर्चा कंपनी करती है फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए, तो वो डिडक्शन की तरह अलाउ हो जाएगा. If however such expenditure is of capital nature, अगर वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है तब क्या होगा? 1/5 of such expenditure is allowable as deduction for the previous year in which it was incurred. तो 1/5 आपको अलाउ होगा जिस प्रीवियस ईयर में खर्चा हुआ है उस प्रीवियस ईयर में, ठीक है. एंड द बैलेंस इज डिडक्टेबल इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द नेक्स्ट 4 ईयर. और बैलेंस क्या होगा? इक्वल इंस्टॉलमेंट में अगले 4 सालों में अलाउ हो जाएगा.
Note: no deduction is available under section 36(1)(9) in case of non-corporate SSE. Non-corporate SSE की केस में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. Any family planning capital expenditure which is not allowed as deduction due to inadequacy of profit shall be set off and carry forward as if it is unabsorbed depreciation. Do you remember, आपको मैंने बताया था कि आप प्रॉफिट निकालते हो बिफोर 3 आइटम्स. प्रॉफिट बिफोर हम क्या क्या निकालते हैं? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर. ध्यान दीजिएगा, कैपिटल कैपिटल. और इसमें से ये 3 खर्चे वहीं तक अलाउ होते हैं जहां तक आपको, ये 3 खर्चे वहीं तक अलाउ होंगे जहां तक प्रॉफिट अवेलेबल है, जहां तक प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर अलाउइंग दीज आइटम्स. ठीक है. और जितना अलाउ नहीं हो पाएगा ये 3 आइटम, वो क्या कहलाएगा? अनएब्सॉर्ब्ड. डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं हो पाए तो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन. साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं अलाउ हो पाए तो वो अनएब्सॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर. और फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं अलाउ हो पाए तो अनएब्सॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर. राइट. अच्छा, ये ध्यान जरूर रखिएगा, फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा अलाउ वैसे भी नहीं किया जाता है. किया ही कितना जाता है? 1/5. ठीक है. 5 लाख रुपए का फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो 1 लाख ही आपको अलाउ करना है, क्योंकि 1 लाख करके हर सालों में अलाउ करना है ना, 5 सालों तक. ठीक है. तो 1 लाख करंट ईयर में अलाउ होगा और अलाउ हो पा रहा है, प्रॉफिट अवेलेबल इतना ही है कि 20,000 एडजस्ट हो पा रहा है, तो 80,000 अनअब्सॉर्ब क्या रहेगा? ध्यान दीजिएगा, फैमिली प्लानिंग का खर्चा मैंने बोला 5 लाख है. ठीक है. लेकिन अलाउ कितना होना है? करना ही 1 लाख है. अब हो कितना पा रहा है? 20,000. तो अनअब्सॉर्ब कितना कहलाएगा? 80,000. ठीक है. 4,80,000 नहीं, सिर्फ 80,000, क्योंकि जो बैलेंस जो 4 लाख है वो 1-1 लाख करके आने वाले सालों में अलाउ होना है. फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनी एसएससी, अदर एसएससी. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर. कंपनी एसएससी है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रहा है फुल्ली डिडक्टेबल. कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो 1/5 ओवर 5 ईयर्स. अदर एसएससी है तब तो भूल जाओ, कोई भी खर्चा और नॉट डिडक्टेबल, क्योंकि ये कंपनी के लिए ही खर्चा अलाउड था. अगला सेक्शन, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स किस पे लगता है? शेयर्स पे लगता है. और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे लगता है. इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होता है आपको बता दूं? वो म्यूचुअल फंड जिसका 65% या उससे ज्यादा पैसा इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी में लगा है. If greater is equal to 65% fund invested in equity share of domestic company, तो इसे कहा जाता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड. ठीक है ये बात. और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयर्स, इन पे क्या लगता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज में इसे खरीद बिक्री करते हो ना, तो सरकार एक टैक्स लेती है जिसका नाम है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. बहुत कम होता है, बिलो 1% होता है, पॉइंट समथिंग होता है. ठीक है. अब याद रखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हर शेयर्स पे एक्चुअली इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का अलग है, शेयर्स का अलग है, तो वो उसकी आवश्यकता नहीं है. कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एमसीएक्स मार्केट होता है. ठीक है. एक दिन हमने आपको बोला था ना, सीएनबीसी चैनल जरूर देखना. याद आ रहा है कुछ? जब हम आपको शेयर्स वगैरह के बारे में बता रहे थे, जिन्होंने देखा होगा तो उन्होंने देखा होगा, एक तो सेंसेक्स दिखाई देता है और एक दिखता है आपको सीएनबीसी चैनल पे एमसीएक्स. सेंसेक्स जो है वो इक्विटी शेयर का इंडेक्स है और एमसीएक्स जो है कमोडिटी एक्सचेंज का इंडेक्स है. आप जैसे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स में डील करते हैं, रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए तो एसीसी के खरीद लिए. आप सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, आयरन, उसके साथ साथ हल्दी, धनिया, मिर्चा कुछ भी खरीद सकते हैं. कमोडिटी मार्केट में बेसिकली कमोडिटीज खरीद के घर लाने वाली नहीं होती है, ये इस पे जुआ होता है कुल मिला के. ठीक है. हमको लगता है सोने के भाव बढ़ जाएंगे तो हम 10 किलो सोना का सौदा कर लेते हैं कि 3 महीने बाद हम 10 किलो सोना खरीदेंगे. ठीक है.
और 1 किलो सोना मान लीजिए 3 लाख का भाव है, तो 10 किलो सोना मतलब 30 लाख रुपए के भाव में हमने डन कर दिया। अब मान लीजिए 3 महीने बाद सोना का भाव 10 किलो का 30 लाख की बजाय 32 लाख रुपया हो गया, तो मुझे 2 लाख रुपए मिल जाते हैं, और अगर 28 लाख हो गया तो मुझे 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी ट्रेडिंग तो मत समझिए, क्योंकि अभी आपको जुआ खेलना नहीं है ये सब। ठीक है, पहले कुछ बन जाइए, कमा लीजिए, फिर इन सब के बारे में सोचिएगा। तो कमोडिटीज जो मार्केट होता है उसमें हम भाव बढ़ेंगे कि घटेंगे, हल्दी के, धनिए के, मिर्चे के, उन सब के हिसाब से इस पर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, और मेरा अनुमान सही निकलता है तो मुझे फायदे होते हैं, नहीं तो घाटा होता है। यहां पे खरीदारी इस तरीके होती है, लोग ऐसे खरीदते हैं 1 लाख कुंटल। अरे भाई साहब, तो 1 लाख कुंटल तुम अपने घर में थोड़ी ना हल्दी धनिया रखोगे, वो 1 लाख कुंटल क्या हुआ है, सौदा हुआ है बस, और डिफरेंस पे हम क्या करेंगे, खेलेंगे, बस यही है। तो कमोडिटी मार्केट में एक तो हो गया एग्रीकल्चर कमोडिटी और दूसरा नॉन एग्रीकल्चर। जैसे हल्दी धनिया मिर्चा ये एग्रीकल्चर कमोडिटी हो गई, और बाकी नॉन एग्रीकल्चर में आ गए सोना चांदी, कॉपर मेटल, मतलब जितने भी मेटल्स वगैरह हैं ये सब नॉन एग्रीकल्चर में आ गए। सीटीटी जो लगता है वो नॉन एग्रीकल्चर पे लगता है, एग्रीकल्चर पे नहीं लगता है, तो ये काट दिया। ठीक है, जितने नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटी होते हैं जिसकी खेती नहीं होती, मतलब नॉन एग्रीकल्चर, समझ गए ना। तो नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी जितने भी हैं उन पे सीटीटी लगता है, और 2 चीजों पे एसटीटी लगता है, सीएस पे और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे। अब क्या कह रहा है कि ये खर्चा है, माना जाएगा। इसका मतलब क्या है, मान लो मैंने ट्रांजैक्शन किया सोने में, ठीक है, गोल्ड में मैंने कुछ ट्रांजैक्शन किया और मुझे 5 लाख रुपए मिले, लेकिन आपको पता है ना, खरीदते समय बेचते समय सोना दोनों तरफ क्या पे करना पड़ेगा, सीटीटी, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, एमसीएक्स मार्केट से जब आप खरीदेंगे तो सीटीटी पे करेंगे। सीटीटी आपने दोनों तरफ मिला के पे किया था, मान लेते हैं 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपए इसमें से कम हो जाएगा, आपकी इनकम हो जाएगी 4,95,000। वैसे ही शेयर्स के केस में अगर आपने एसटीटी पे किया है तो आपको अलाउ हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बात का कि आपको सिखाया गया था शेयर मार्केट पूरी तरीके से, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कैपिटल गेन वाली सिचुएशन है, तो कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ेंगे कि शेयर जब आप खरीदते हैं और बेचते हैं और आप इन्वेस्टर हैं और शेयर आज खरीद के कल बेचेंगे या उसके बाद खरीदेंगे, मतलब इंटरडे ट्रांजैक्शन होगा शेयर्स का, तो इनकम होती है कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन जब इनकम निकाली जाती है तो एसटीटी एक खर्चा माना ही नहीं जाता, एसटीटी कंसिडर नहीं होता। हाँ, पीजीबीपी की इनकम जब जब आएगी, स्पेकुलेशन की इनकम जब जब आएगी, तो एसटीटी खर्चा है और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स खर्चा है। और कमोडिटी मार्केट में तो इनकम हमेशा पीजीबीपी ही होती है। जो शेयर का मार्केट होता है ना, इसमें इनकम 3 प्रकार की होती है। आपको याद नहीं होगा ना, मुझे मालूम है, और इसीलिए बोलने में दम नहीं आ रहा है, लग रहा है कि पूरी बात बता दो, इन बच्चों को याद नहीं होगा कुछ। शेयर मार्केट में 3 बातें आती हैं। इनकम आपकी स्पेकुलेशन भी हो सकती है, वो पीजीबीपी भी हो सकती है, और कैपिटल गेन भी हो सकती है। और कमोडिटी मार्केट में इनकम हमेशा पीजीबीपी होती है। ठीक है, तो यहां सीटीटी एक्सपेंस है, खर्चा है। ठीक है, अगर शेयर के केस में स्पेकुलेशन इनकम है तो एसटीटी एक्सपेंस माना जाएगा, एक्सपेंस है। ठीक है, पीजीबीपी की इनकम है तो भी एसटीटी एक्सपेंस है। कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ोगे कि एसटीटी एक्सपेंस नहीं है, खर्चा नहीं है। शेयर के केस में स्पेकुलेशन इनकम कब होती है, जल्दी बताइए बच्चों, इंट्राडे ट्रेडिंग, सेम डे। इंटरडे ट्रेडिंग होगी तो इन दोनों में से कुछ होगा, पीजीबीपी या कैपिटल गेन। अगर आप अपने आप को इन्वेस्टर कहते हो तो कैपिटल गेन होगा, अगर आप अपने आप को ट्रेडर कहते हो तो इनकम पीजीबीपी होगी। और कमोडिटी में कुछ सोचना ही नहीं, इनकम हमेशा पीजीबीपी होती है। ठीक है, नाउ कमिंग टू सेक्शन 37(1) दैट इज जनरल डिडक्शन। इसी को मैं आपको बता रहा था, ये एक रेजिडरी सेक्शन है। कहता है कि कोई भी खर्चा अगर प्रीसीडिंग सेक्शन में अलाउ नहीं हुआ तो चिंता की बात नहीं है, वो यहां अलाउ हो जाएगा। देखिए क्या है ये सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 इज अ रेजिडरी सेक्शन। इन ऑर्डर टू क्लेम डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सैटिस्फाइड। नंबर 1, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी ऑफ द नेचर डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 30 to 36। ये 30 से 36 वाले खर्चे नहीं होने चाहिए। तो सेक्शन 30 to 36 अभी तक हम लोग ने किया था। वहां पे क्या कहता है,
कहता है कि जो भी खर्चे वहां पे बात हो चुके हैं, जो अलाउ हो चुके हैं ऑलरेडी 30 से 36, उसकी बात यहां नहीं कर रहे हैं। दूसरा, इट शुड नॉट बी इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कैपिटल खर्चा ना हो, वो पर्सनल खर्चा ना हो, वो प्रीवियस ईयर में इंकर हुआ हो, बिजनेस के लिए इंकर हुआ हो, हम अलाउ कर देंगे। सेक्शन 37 एक रेजिडरी सेक्शन है, वो ये कहता है कि 30 से 36 वाला खर्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो पहले ही अलाउ हो गया है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे वो कैपिटल ना हो, पर्सनल ना हो, प्रीवियस ईयर में इंकर हुआ हो और बिजनेस से रिलेटेड हो। कैपिटल ना हो, पर्सनल ना हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, प्रीवियस ईयर में खर्च हुआ हो, तो वो खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा। क्लियर है? मतलब कोई भी अब खर्चा जो बिजनेस से रिलेटेड है और कैपिटल पर्सनल नहीं है, भले कोई सेक्शन अलग से ना बनाओ, अगर बिजनेस का है तो अलाउ हो जाएगा। फिर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एबंडेंट फीचर फिल्म, ये बेसिकली नया पॉइंट जोड़ा गया है इसमें। एबंडेंट फीचर फिल्म क्या होती है? बेसिकली वो मूवी जो सेंसर बोर्ड के द्वारा पास नहीं होती है। जैसे बहुत सारी मूवी बन जाती है, डायरेक्टर ने मूवी बना दी, अब सेंसर बोर्ड ने उसको पास ही नहीं किया और वो मूवी रिलीज ही नहीं हुई, तो सोचिए पूरा पैसा तो बर्बाद हो गया ना, पूरा पैसा नुकसान हो गया। अब इनकम टैक्स की खास बात यह है, इनकम टैक्स का कानून यह कहता है कि खर्चा आपको तभी अलाउ होगा जब वो बिजनेस के लिए हो, और वो मूवी तो बिजनेस की ही नहीं, बिजनेस तो किया ही नहीं, जिस मूवी को रिलीज ही नहीं किया गया, तो उसका खर्चा अलाउ नहीं हो पाता था। उसका खर्चा अलाउ नहीं हो पाता था क्योंकि कोई भी खर्चा आपको तभी अलाउ होता है जब वो बिजनेस के लिए किया गया, और जो मूवी रिलीज नहीं हुई वो तो बिजनेस की ही नहीं, तो उसका खर्चा क्या? सारा का सारा खर्चा लगा, मूवी रिलीज नहीं हुई और इनकम टैक्स में हम वो खर्चा चार्ज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बनाया, कोई बात नहीं, मूवी रिलीज नहीं हुई लेकिन खर्चा तो भाई जेन्युइन था, इंसान ने खर्चा तो किया ही था, वो खर्चा इनकम टैक्स में चार्ज हो जाए और प्रॉफिट रिड्यूस हो जाए, अकॉर्डिंगली टैक्सेस रिड्यूस हो जाए। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन बनाया कि अगर आपकी मूवी एबंडन हो जाती है, सेंसर बोर्ड उसको रिलीज नहीं करता, नहीं चलती है, रिलीज नहीं होती है, कोई बात नहीं, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, मूवी बनाने का खर्चा है, वो हम आपको अलाउ कर देंगे। तो वो अलाउ कर देने से क्या होगा? उस मूवी से इनकम कितनी आई? 0। खर्चा जितना भी लगा 100 करोड़, तो -100 करोड़ की इनकम हो जाएगी। और ये -100 करोड़ रुपए आप किसी दूसरी पिक्चर से एडजस्ट कर लीजिएगा जिसमें आपने कमाया हो, तो बेसिकली उस पिक्चर पे जितना टैक्स देना था वो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये घाटा एडजस्ट हो जाएगा वहां से। ठीक है? 7वां पॉइंट, 7वां पॉइंट ये है, बेसिकली हम आपको बताते हैं। 7वां पॉइंट मत पढ़िए अभी, पहले आपको समझाते हैं क्या है, ये कानून क्यों लाया गया, 7वां पॉइंट क्यों लाया गया। ये बेसिकली ये पॉइंट आया, सच मिला के पूछिए तो टाटा टी कंपनी की वजह से। कुछ समय पहले की बात है, अल्फा टेररिस्ट ने जितने भी चाय के बागान है ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, उनको धमकी दी। अल्फा टेररिस्ट सुना है कि नहीं आपने? ये अल्फा टेररिस्ट जो है ये बहुत पॉपुलर है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जो आसाम वगैरह उनके आसपास के बेल्ट हैं पूरे, वहां अल्फा टेररिस्ट का बड़ा दबदबा है। ठीक है? ये लोग रंगदारी वसूलते हैं वहां पे, जितने भी बड़े लोग हैं उनको रंगदारी देनी पड़ती है, मतलब उनको गुंडा टैक्स बोलते हैं उसको, ये देना पड़ता है उनको। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी चाय के बागान थे ना वहां पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, अल्फा टेररिस्ट ने सबको धमकी दी कि आपको इतने पैसे देने हैं, अदरवाइज आपके चाय के बागान जला दिए जाएंगे। सबको धमकी मिली थी। ठीक है? टाटा टी कंपनी को भी धमकी मिली थी, 100 करोड़ रुपए के आसपास की कुछ मांग की गई थी उनसे, और टाटा टी कंपनी ने वो अल्फा टेररिस्ट को पेमेंट की थी। ठीक है? अब उन्होंने क्या किया, जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की, तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी कि टाटा टी कंपनी ने अपने खर्चे में चार्ज कर दिया कि एक्सटॉर्शन मनी, मतलब एक्सटॉर्शन का मतलब होता है रंगदारी, एक्सटॉर्शन मनी पेड टू अल्फा टेररिस्ट। बताइए, कोई भी पक्के में ये सब लिखता है क्या कि हम रंगदारी देते हैं? ये सारे उन्होंने लिख दिया, एक्सटॉर्शन मनी पेड टू अल्फा टेररिस्ट। मान लीजिए 100 करोड़ रुपए दिया था, तो 100 करोड़ रुपए। अब इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहा है कि ये सब थोड़ी ना होता है, आप अब घूस देते हो, रंगदारी देते हो, ये सब टीएल में थोड़ी ना चार्ज होता है, कि ये अलाउ नहीं होगा। टाटा टी कंपनी ने कहा कि बताइए इनकम टैक्स का कानून क्या कहता है कि अगर आपने कोई भी खर्चा किया है जो कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, कोई कैपिटल खर्चा नहीं है, कोई एसेट नहीं खरीदा हमने, का पर्सनल नेचर नहीं होना चाहिए, कोई पर्सनल नेचर का नहीं है ये। तीसरा,
प्रीवियस ईयर में इंकर होना चाहिए था, प्रीवियस ईयर में हुआ है। चौथा, बिजनेस की वजह से होना चाहिए, बिजनेस की वजह से हुआ है। कह सारी कंडीशन तो मीट कर रहे हैं। अल्फा ट्रेस को हमने बिजनेस की वजह से ही पैसे दिए हैं। उसने कहा कैसे बिजनेस की वजह से दिया है? कहा उसने कहा था चाय की बागान जला देंगे। बताइए, मैंने अपने चाय की बागान को बचाने के लिए, बिजनेस का चाय की नहीं, चाय की बागान को बचाने के लिए हमने क्या किया? 100 करोड़ रुपए दिया। और आपको बता दूं, सिर्फ पूरे आसाम में टाटा टी कंपनी का चाय का बागान ही बचा था, सारे बागान जला भी दिए गए थे क्योंकि किसी और ने पेमेंट नहीं दी थी। उसने कहा लाइव एग्जांपल आपके सामने, पूरा आसाम जल गया लेकिन मेरा चाय का बागान बचा था क्योंकि मैंने पेमेंट की थी अल्फा ट्रेस्ट को। बताइए, बिजनेस का खर्चा है, ये पूरी तरीके से बिजनेस का खर्चा है। वो बिजनेस करने ही नहीं देते हैं अगर पैसे ना दो तो। और जब सोच के देखिए, ये खर्चा चार्ज करने के बाद भी तो प्रॉफिट आ रहा है और सरकार को इस पे टैक्स दे रहा हूं मैं। आज ये बागान जल गए होते तो जो टैक्स मिल रहा है ना वो भी ना मिला होता, इसलिए ये खर्चा चार्ज होगा। टाटा टी कंपनी ये कह रही है, इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहा है नहीं मानते हैं उसको। भाई टाटा टी कंपनी कोर्ट चली जाती है और कोर्ट में भी यही बात कहती है कि प्रूफ है, आप यही ना कहते हो इनकम टैक्स के कानून में कि अगर खर्चा बिजनेस नेचर का है तो अलाउ हो जाएगा। ये बिजनेस नेचर का खर्चा है, बिजनेस के लिए ही हमने उनको पेमेंट की। अगर वो नहीं करते तो वो मेरे भी चाय के बागान जला देते और जितना टैक्स आपको मिल रहा है ना वो भी ना मिला होता, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं होता फिर तो। कोर्ट मान जाती है उनकी बात और कहती है ये खर्चा अलाउड हो गया है, ये अलाउड है खर्चा, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केस हार जाता है, टाटा टी कंपनी ये केस कोर्ट से जीत जाती है, ये अलाउ हो जाता है। अब बताइए, इस केस के आने के बाद हमने आपको क्या कहा है कि कोर्ट का जो केस होता है वो भी कानून होता है। अब बताइए, अब हम क्या करेंगे? अगर मान लीजिए मेरा आज 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ रहा है तो हम लास्ट में चार्ज करेंगे टू मुन्ना भाई, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए ये अंडरवर्ल्ड वाले का नाम है, ठीक है। तो मुन्ना भाई कितना चार्ज कर दिया हमने? 10 करोड़ रुपए, प्रॉफिट कितना हो गया? नील। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला अब मुझे मना कर पाएगा? हम कहेंगे नहीं, एक्सटॉर्शन मनी अलाउड है, रंगदारी का पैसा। देखो टाटा टी कंपनी के केस में कोर्ट ने कहा है, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझो इस बात को। मुन्ना भाई ने भी मुझसे रंगदारी मांगी थी, मैंने 10 करोड़ रुपए दिया और इस वजह से प्रॉफिट नील हो गई, क्योंकि मेरा प्रॉफिट 10 ही करोड़ आ ही रहा था। 10 करोड़ रुपए मुन्ना भाई नाम से लिख के नील कर दिए प्रॉफिट। टैक्स कितना देना है? 1 रुपया नहीं, प्रॉफिट है ही नहीं, ठीक है। अब हर कोई यही करेगा, जिसका प्रॉफिट 100 करोड़ रुपया आएगा बोलेगा टू दाऊद इब्राहिम 100 करोड़ रुपया, प्रॉफिट नील। बताइए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह सकता है प्रूफ दिखाओ? हम कहेंगे प्रूफ देगा क्या वो हमको? क्या वो रिसिप्ट करके दाऊद देता है क्या कि ये लो मैंने 100 करोड़ रुपए लिए तुमसे? अकाउंट पे चेक लेता है क्या मुझसे? वो तो कैश में आता है, लेके चला जाता है। और ये बात समझ में, हर कोई यही करेगा, पूरे हिंदुस्तान में कोई टैक्स नहीं देगा। हर कोई कहेगा कि जितना पैसा कमाए सारा रंगदारी में चला गया। अब इनकम टैक्स को एक कानून बनाना पड़ा, वो कानून ये रहा, पॉइंट नंबर 7। कानून क्या बनाना पड़ा? It should not have been incurred for any purpose which is an offense। कह रहा है आपका खर्चा उस खर्चे के जैसे, वो पर्पस नहीं होना चाहिए उस खर्चे का जो पर्पस ही अपने आप में ऑफेंस है, गुनाह है। एक्सटॉर्शन मनी देना गुनाह है, लेना गुनाह है तो देना भी गुनाह है। पता है आपको? घूस लेना गुनाह है, ब्राइब लेना गुनाह है, ब्राइब देना भी गुनाह है। मालूम है ये बात? तो कहता है कि अगर आपने कोई ऐसी पेमेंट की जो अपने आप में पेमेंट करना ही गुनाह है किसी भी कानून के तहत, तो वो पेमेंट इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होगी। अब बताइए, ये मुन्ना भाई को पैसा देना, दाऊद को पैसा देना, ये गुनाह है कि नहीं? देना भी गुनाह है। तो अब ये पैसा अलाउ होगा? नहीं होगा। बताइए क्यों करना पड़ा? ये कानून नहीं बनाते तो हर कोई कोर्ट की बात को लेके बैठ जाता कि कोर्ट ने तो ये फैसला दिया है टाटा टी कंपनी में। अब कोई नहीं ले पाएगा क्योंकि इनकम टैक्स के कानून में ये बात लिख दी गई, विच इज एन ऑफेंस और इज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ, या किसी भी कानून में मना किया गया है या फिर कानून के हिसाब से गुनाह है, तो वो पेमेंट आपको अलाउ नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो अब आप ये नहीं कह सकते अब ये सब नहीं चलेगा। हाँ, टाटा टी कंपनी का केस यही था कि ये सब चल जाएगा, लेकिन बाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री कही तो गजब का डिसीजन आ गया कोर्ट से। अब भाई इस टाटा टी कंपनी के लिए ठीक भी था, लेकिन अब पूरा हिंदुस्तान यही बात कहने लग जाए कि मुझे एक्सटॉर्शन मनी देना पड़ा। अब भाई इसका प्रूफ तो होता नहीं है एक्सटॉर्शन मनी देना पड़ा, तो इसलिए ये कानून बनाना पड़ा। भाई आपको एक बात समझाते हैं, एक दूसरी बात समझाते हैं, फिर इस पॉइंट पे आएंगे। हर कानून में आपने देखा होगा कि दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटरेस्ट और दूसरा होता है पेनाल्टी।
हर कानून में इंटरेस्ट और पेनाल्टी दो प्रावधान बनाए गए। इंटरेस्ट क्या चीज है? आपने समय पे पैसा नहीं दिया, आपने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, तो इंटरेस्ट लग जाएगा। पेनाल्टी क्या है? पेनाल्टी तब है जब आपने कुछ गलत किया, गलत इरादे से किया। चलिए छोड़िए, नई बात समझ में आ रही है, दूसरे तरीके से समझाते हैं। आप ट्रेन से सफर करते हैं, ट्रेन में आप जगह जगह पे देखते होंगे कि एक चेन होता है, पुल चेन, जिसको आप खींच देंगे तो ट्रेन रुक जाएगी, ठीक है। और उसी पुल चेन के नीचे लिखा होता है कि अगर आपने चेन खींचा तो 6 महीने की जेल होगी और 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। भाई साहब, जब खींचने से जेल हो जाएगी और जुर्माना लग जाएगा तो फिर लगाई क्यों चेन? फिर हटा दो चेन। इस बात का मतलब समझ में आता है आपको? अगर इस बात का मतलब समझ में आता है ना, तो जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो बात समझ में आ जाएगी। वो है क्या? 6 महीने की जेल हो जाएगी, 2000 का जुर्माना लग जाएगा, ये है क्या चीज? पेनाल्टी। इसी को कहा जाता है पेनाल्टी। अब देखिए, मैंने चेन खींच दिया, ठीक है। अब पुलिस मुझसे पूछ रही है आपने चेन खींच दिया, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। मैंने बताया कि मेरा 4 साल का बच्चा है, स्टेशन पे ट्रेन रुकी थी, वो धीरे से उतर गया ट्रेन से, ठीक है। वो छोटा बच्चा अकेला स्टेशन पे रह गया था, ट्रेन चल दी थी, इसलिए मैंने चेन खींचा। जरा ये बताइए, क्या मुझे जेल जाना होगा, जुर्माना देना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि मेरा इरादा गलत नहीं था, इंटेंशन गलत नहीं था, ये जेन्युइन कारण था। पेनाल्टी अगर किसी भी चीज के लिए बनी है ना, तो पेनाल्टी लगेगी, ये जरूरी नहीं है। अगर वो काम आपने गलत इरादे से किया तो पेनाल्टी लगेगी। हमारे देश में चोरी की सजा है, चोरी किया है तो पेनाल्टी है उसकी। लेकिन अगर मान लीजिए एक बच्चा जज साहब के सामने है, वो कहता है कि मैंने वो 2 ब्रेड की पैकेट इसलिए चुराई थी क्योंकि मैं 6 दिन से भूखा था। तो एक बात बताइए, क्या उसके ऊपर भी पेनाल्टी जज साहब लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि इरादा भी देखा जाता है, वो कर्म ही नहीं देखा जाता। पेनाल्टी के पीछे इरादा देखा जाता है। इफ योर इंटेंशन इज मेलाफाइड वाइल डूइंग सो एंड सो, तो आपको क्या करना होगा? पेनाल्टी देना होगा। आइए और समझाते हैं आपको, बात समझ में आनी चाहिए। अगर मैं ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता हूं, ठीक है, रेड लाइट जल रही थी, फिर भी मैं अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देता हूं, मेरा चालान कटता है, मुझे पैसे देने पड़ते हैं, ये क्या है? पेनाल्टी, क्योंकि आपने गलत किया है, आपने ट्रैफिक के नियम को तोड़ा है, वो पेनाल्टी है। जो आप चालान अमाउंट पे करते हैं, दैट इज अ पेनाल्टी। लेकिन अगर आपने कभी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, ठीक है, और आपने ये बताया, ठीक है, आपका चालान कट गया, ठीक है, चालान कट गया, आप मत जमा कीजिए। पता है, चालान कटता है तो जमा करना जरूरी नहीं होता है, आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, जो भी लोकल कोर्ट है वहां जाइए और आप बताइए कि आपने ये गलत किया है कि नहीं। बहुत सारे लोग तो बस ऐसे ही चालान कटा तुरंत जमा कर देते हैं, बात खत्म। अगर आप ये साबित कर सकते हैं, देखिए पेनाल्टी लग नहीं सकती, अगर आप साबित कर सकते हैं कि आपका इरादा गलत नहीं था तो आपको पेनाल्टी नहीं लगेगी। सिग्नल तोड़े तो क्या हुआ? पेनाल्टी जब तक इरादा, देखिए हम जब पेनाल्टी पे करते हैं ना, तो हम इरादा अपना गलत है ये मान लेते हैं। कभी आपने चालान पे साइन किया है? साइन बहुत बार किए होंगे। कभी भी गाड़ी पकड़ी गई, हेलमेट नहीं लगाए थे, फलाना ढमाका साइन करते हो, पैसा देते हो और निकल लेते हो। कभी उसके ऊपर की 2 लाइन पढ़ो, उसमें लिखा होता है कि मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, मैंने ये गलती की है। बात समझ में आ रही है? आप अपनी गलती स्वीकारते हो, इसलिए पैसा देते हो। गलत इरादे से होता है तभी पेनाल्टी लगती है। अगर मान लीजिए मैंने सिग्नल तोड़ा और मैं चालान लेता हूं, जमा नहीं करता, उनसे चालान लिया मैंने, मैं कोर्ट चला गया, लोकल कोर्ट चले जाइए और जाके वहां पे बस इतना बता दीजिए कि मेरे दोस्त को खून की जरूरत थी और इसलिए मैं गाड़ी तेजी से चला रहा था, वो अगर उसे 10 मिनट में खून नहीं पहुंचता तो शायद वो मर जाता। आपको चालान नहीं जमा करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि पेनाल्टी लगेगी तब जब इंटेंशन गलत है। गलत इरादे से थोड़ी ना ट्रैफिक सिग्नल तोड़े थे, इरादा बिल्कुल सही था, वो गलती हो गई। समझ में आ रही है बात? तो पेनाल्टी जहां पे भी लिखी होती है ना, पेनाल्टी लगती तब है जब इरादा गलत होता है। पेनाल्टी ये कर दी, ये पेनाल्टी है तो इसका मतलब करते ही पेनाल्टी लग जाएगी, ऐसा नहीं है। साबित कर दो ना कि ये गलती तुम्हारे गलत इरादे से नहीं थी। मर्डर करोगे फांसी होगी, फांसी भी अपने आप में एक पेनाल्टी है।
ठीक है, लेकिन आप कहिए कि मैं तो आलू काट रहा था, कद्दू काट रहा था, तेजी से काट रहा था, गज 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 गज, बीच में आदमी आया वो भी कट गया। अरे हम तो सब्जी काट रहे थे, पता नहीं कब आदमी आ गया वो भी कट गया। साबित कर दो ये बात, देख लो तुम्हें कुछ नहीं होगा। और समझाते हैं आपको अगर बात नहीं समझ में आती है। अब आए दिन मूवी में भी देखते हो ना कि लोग मर्डर का तरीका क्या होता है, ट्रक वाले को पैसा देते हैं, कहते हैं ट्रक चढ़ा देना। पता है इसके पीछे कारण क्यों है, मूवी में क्यों दिखाता है, और ज्यादातर मर्डर इसी तरीके से होते भी है। क्यों होते हैं? बेसिकली ट्रक वाला क्या करेगा, किसी के ऊपर अगर ट्रक चढ़ा देगा तो वो मर्डर कहलाएगा तब जब उसका इंटेंशन मर्डर का दिखाई देगा। वो ट्रक वाला फिर बयान ये देता है कि मैंने दारू पी रखी थी, मेरा इंटेंशन मर्डर नहीं था, गलती हो गई ड्राइव करने में और इसलिए गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई। तो उसे होती है मात्र 6 महीने की सजा, क्योंकि उसका इंटेंशन गलत नहीं था। अगर आपने मर्डर किया है तो मर्डर की सजा नहीं मिलती है। मर्डर करने के इरादे से किया है, गलत इरादे से किया तो उसकी सजा मिलती है। ट्रक वाले से मर्डर हो गया, उसने किया थोड़ी ना है, उसका इरादा मर्डर करना नहीं ना था, उसकी गलती थी, उसने दारू पी के गाड़ी चलाई, तो दारू पी के गाड़ी चलाने की सजा मिलती है उसको, और वो सजा सिर्फ 6 महीने की है। तो इसलिए अगर हमें किसी का मर्डर कराना होता है तो हम एक ट्रक वाले को 1 लाख रुपया देते हैं, वो कहता है 1 लाख रुपया मतलब हमको 6 महीना जेल में रहना है, बस वो इस हिसाब से तौलता है उसको और चढ़ा देता है गाड़ी किसी के ऊपर भी। ठीक है, बहुत बात कर ली इस पे, चलिए आइए पॉइंट पे आइए। पेनाल्टी आपको समझ में आ गया। इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे अगर मैं समय पे पेमेंट नहीं करूंगा, जैसे हर कानून में है ना कि जीएसटी की पेमेंट इतने तारीख तक हो जाए, इनकम टैक्स की पेमेंट इतने तारीख तक हो जाए, नहीं तो ब्याज लगता है। ठीक है, इंटरेस्ट हर हाल में लगेगा। अगर आप 15 तारीख को पेमेंट नहीं करते हो, जैसे मान लीजिए कोई पेमेंट करनी है 15 तारीख तक, ठीक है, और वो पेमेंट आप 15 तारीख को नहीं करते हो, 18 तारीख को करते हो, तो सरकार आपसे 3 दिन का ब्याज ले लेती है। आप कहते हो कैसे देता, मैं तो बीमार पड़ा था, मैं तो कोमा में था। सरकार कहती है तो कोई बात नहीं, तुम ब्याज ही तो लगा रहे हैं, 3 दिन का ब्याज देने में कौन सी आपत्ति है। 3 दिन तक तुम हमको पैसा नहीं दिए थे, कोमा में थे, तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास बैंक में पड़ा था, तो तुम भी तो ब्याज खा रहे थे, तो हमको देने में तुमको क्या आपत्ति है। तो कोमा में थे या कुछ भी थे, 3 दिन का ब्याज देना कोई बड़ा जुर्म नहीं कर रही है सरकार कि नहीं दोगे, देना पड़ेगा। लेकिन पेनाल्टी तब जब इरादा गलत था। जैसे मान लीजिए कोई एक पेमेंट मुझे 15 तारीख तक करनी थी और न करने पे मेरे ऊपर पेनाल्टी थी 10,000 रुपए की, पेनाल्टी थी 10,000 रुपए की। अगर मैं 15 तारीख तक ये पेमेंट नहीं करता हूं, मान लो उस पर पेनाल्टी थी 10,000 की, और मैंने 15 तारीख को नहीं किया और मैंने बोला कि मैं कोमा में था, तो मैं पेमेंट कहां से करता, तो इरादा गलत नहीं था, पेनाल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर ब्याज की बात है तो ब्याज लगेगा। भैया ब्याज ही तो ले रहे हैं 3 दिन का, उसमें कौन सा जुर्म कर रहे हैं। तुम कोमा में थे तो भी क्या दिक्कत है, 3 दिन का तुमसे तुम्हारे ऊपर फांसी थोड़ी ना लगा दे रहे, 3 दिन का ब्याज ही तो मांग रहे थे। तो बात समझिएगा, ब्याज हर हाल में लगेगा, पेनाल्टी तब लगेगी जब इरादा गलत है। पेनाल्टी में साबित करने का स्कोप है, और जब तक आप गलत साबित नहीं होते हो पेनाल्टी नहीं लगती है। और जो पेनाल्टी हम अपने मन से जमा कर देते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि मैं अपनी गलती स्वीकार रहा हूं। ठीक है, मेरा चालान कटता है, मैं तुरंत पैसा दे देता हूं, मतलब मैं अपनी गलती स्वीकार रहा हूं। अगर आप अपनी गलती नहीं स्वीकार रहे हैं तो मत स्वीकारिए, आप साबित कीजिए आप गलत नहीं है, नहीं लगेगी पेनाल्टी। आप ट्रेन की चेन खींच दीजिए ना, आप अगर सही थे तो नहीं लगेगी पेनाल्टी। आप ट्रेन की चेन खींच रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि क्यों चेन खींची, अरे ये स्टेशन पे चाय बड़ी बढ़िया मिलती है, अगले स्टेशन की चाय खराब थी इसलिए मैंने चेन खींच दी, क्योंकि मुझे चाय पीनी थी। तो आप तो जेल जाएंगे, पेनाल्टी लगेगी, इरादा ठीक नहीं था। आगे बात समझ में सबको। अब एक बात बताइए, इंटरेस्ट कब लगता है, जब मैं गलत करता हूं। नहीं, इंटरेस्ट तो लग ही जाता है। ठीक है, डिले हो गया, देरी हो गई, हो सकता है मजबूरी की वजह से हुई, इंटरेस्ट तो लग ही जाता है। पेनाल्टी कब लगता है, जब आप गलत होते हो, हाँ या ना। हाँ, पेनाल्टी तभी लगता है जब आप गलत होते हो। ठीक है, आइए क्या कह रहा है, कह रहा है पेनाल्टी पेड इन द एनी लॉ इज नॉट डिडक्टेबल। आप किसी भी कानून के तहत पेनाल्टी पे करेंगे तो ये खर्चा नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप गलत थे, आप किसी ना किसी कानून के हिसाब से गलत की हो, ऑफेंस की हो, गलती की हो। क्योंकि गलत नहीं होते तो पेनाल्टी नहीं लगती। ब्याज तो लगता है, इंटरेस्ट अलाउड है इसलिए, पेनाल्टी नहीं अलाउड है।
समझ में आ गई बात सबको? तो किसी भी तहत अगर जीएसटी के तहत पेनाल्टी लग गई, इनकम टैक्स के तहत पेनाल्टी लग गई, कहीं भी किसी भी कानून में, पीएफ प्रोविडेंट फंड में पेनाल्टी लग गई, कहीं भी लग गई, पेनाल्टी अलाउ नहीं होगी। आप पे करिए बिजनेस में, लेकिन वो अलाउ नहीं होगा। एक बात और, सपोज स्टडी एट होम जो है वो मेरी प्रोप्राइटरशिप है। क्या है? प्रोप्राइटरशिप। स्टडी एट होम इज एन प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ माइन। अब इनकम टैक्स ये कहता है कि मुझे राज अग्रवाल की इनकम जाननी है। प्रोप्राइटरशिप स्टडी एट होम की इनकम नहीं जाननी है, राज अग्रवाल की इनकम जाननी है। और अगर स्टडी एट होम की इनकम पे जो टैक्स देते हैं वो स्टडी एट होम का खर्चा माना ही नहीं जाता है, वो मेरा खर्चा है। इनकम टैक्स बेसिकली एक पर्सनल खर्चा माना जाता है। इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, ठीक है? वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस की वजह से नहीं दे रहे हो, आप कमाए ही इसलिए दे रहे हो। धंधा तो करोड़ों लोग कर रहे हैं, जो नहीं कमा रहे क्या वो इनकम टैक्स दे रहे हैं क्या? अगर मेरा घाटा हो जाएगा तो हम देंगे क्या इनकम टैक्स? नहीं। तो बिजनेस करने की वजह से, धंधा करने की वजह से इनकम टैक्स नहीं लगता है। इनकम टैक्स लगता है क्योंकि आप कमाते हो। या इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अब बिजनेस का खर्चा वो माना जाता है जो बिजनेस की वजह से लगता है। बिजनेस की वजह से थोड़ी ना इनकम टैक्स लगता है। इनकम टैक्स इसलिए लगा क्योंकि मैंने कमाया। बिजनेस करेंगे, करोड़ों का घाटा होगा, टैक्स देना है क्या? इनकम टैक्स नहीं देना है। टैक्स तो तब देना है जब हम कमाते हैं, ठीक है? तो इनकम टैक्स एक पर्सनल खर्चा है। इनकम टैक्स या उससे रिलेटेड इंटरेस्ट, पेनाल्टी कुछ भी अलाउ नहीं होगा, क्योंकि वो एक पर्सनल खर्चा है, वो बिजनेस खर्चा ही नहीं है। क्योंकि ये यही कहता है पर्सनल नहीं होना चाहिए, और इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, ठीक है? तो याद रखिएगा, इनकम टैक्स के कानून के तहत तो कोई भी पेमेंट कर दो, इंटरेस्ट, पेनाल्टी कुछ भी कर दो, अलाउड नहीं है। और बाकी कानून का पेनाल्टी अलाउड नहीं है। चलिए आइए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। पेनाल्टी इंपोज फॉर इंफ्रैक्शन ऑफ लॉ, नॉट अलाउड। पेनाल्टी पेड ऑन फेल्यूर टू डिडक्ट टीडीएस, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट पेड ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स देर से जमा किया उसका इंटरेस्ट, इनकम टैक्स खुद एक पर्सनल खर्चा है, इसलिए नॉट अलाउड। ये पर्सनल है इसलिए नॉट अलाउड। एनी इंटरेस्ट और पेनाल्टी पेड अंडर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के तहत कोई इंटरेस्ट और पेनाल्टी पे की है, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट पेड अंडर जीएसटी लॉ, जीएसटी लॉ के तहत इंटरेस्ट पे किया है, अलाउड है, बिजनेस का खर्चा है। अगर जीएसटी में पेनाल्टी पे कर देते तो नहीं अलाउ होता, ठीक है? और इनकम टैक्स का कुछ भी अलाउ नहीं होगा। डेमरेज चार्जेस, ये डेमरेज क्या होता है पता है? हिंदुस्तान में कितना बोले, 90% भी बोल सकते हैं। 90% इंपोर्ट जो होता है वो शिप से होता है। जो देश में हमारे विदेश से सामान आता है, 90% सामान पानी के जरिए शिप से आता है। हवाई जहाज भी है, लेकिन हवाई जहाज से बहुत कम आएगा, ठीक है? हवाई जहाज से जो माल आता है वो बहुत कम आता है, ज्यादातर माल आता है शिप से। भाई हवाई जहाज का किराया बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है? अब 90 या 95% मान लो, ठीक है? 5% भी नहीं आता होगा वैसे तो हवाई जहाज से। मोटा मोटी सारा इंपोर्ट हमारे देश में जो हो रहा है वो समुद्र के जरिए, जहाज के जरिए हो रहा है, ठीक है? जो हिंदुस्तान के पोर्ट्स है, जो समुद्री तट है जहां पे माल उतरता है, ये बहुत बिजी है। बहुत बिजी का मतलब ये है, जानते हो क्या होता है? शिप आके यहां पे खड़ी रहती है, समुद्र के किनारे खड़ी रहती है, वेटिंग लगती है। तुमको 20 दिन बाद तुम्हारा नंबर आएगा माल उतारने का, खड़े हो यहीं पे पानी में। तो जो शिप पे आते हैं सब ड्राइवर वगैरह, वो सब खाना पीना सब लेके आते हैं अच्छे खासे दिन का। 20 दिन से जर्नी की है, 20 दिन यहां पे खड़े रहेंगे, वेटिंग है उनकी। माल उतारने तब दिया जाएगा जब पुराना माल उतर जाएगा। बहुत सारी शिप यहां लाइन लगा के खड़ी है, सब अपना माल उतार रही है। माल उतर जाएगा तो आपका माल उतरेगा, ठीक है? अब माल उतर जाता है तो फिर अब इंपोर्टर को कहा जाता है फटाफट अपना माल लेके निकलो अपनी जगह पे, जहां से भी, जहां का माल है। यहां रखने की जगह थोड़ी ना है, ठीक है? तो हर पोर्ट अलाउ करता है कुछ ना कुछ समय के, आप 3 दिन के अंदर माल छुड़ा लीजिएगा अपना, 2 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, सबका अपना अपना समय सीमा है, ठीक है? डेमरेज चार्जेस क्या होता है कि अगर आप उस समय सीमा के अंदर अपना माल नहीं निकालते हो तो आपसे डेमरेज चार्जेस लिया जाता है। कि डेमरेज चार्जेस पेनाल्टी नहीं होती, बेसिकली कस्टम का अपना वेयर हाउस होता है, अपना गोदाम होता है, उसी जगह पे वो माल रखा रहता है, ठीक है? और आप अगर समय से ज्यादा लगा लेते हो, जैसे गोदाम का किराया ऐसे लगता है कि 1 दिन का मान लो 1000 रुपया है, ठीक है? लेकिन 3 दिन से ज्यादा का आपको समय नहीं मिला है,
तो इसका मतलब है कि 3 दिन के अंदर निकाल लेना, 3,000 रुपया लगेगा, लेकिन अगर चौथे दिन से रखोगे तो 1000 की जगह किराया हो जाएगा 2,000 रुपया। मतलब 1000 रुपये किराए के नाम का लेंगे और 1000 रुपये डेमरेज चार्जेस के नाम पे लेंगे। वो बेसिकली चार्ज नहीं है, वो कोई पेनाल्टी नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। 3 दिन के अंदर मैंने माल नहीं निकाला तो गुनाह नहीं कर दिया है, वो कोई गुनाह नहीं है। बेसिकली ऐसे समझ लीजिए कि गोदाम का किराया बढ़ जाता है, बस यही उसका मतलब है। तो डेमरेज चार्जेस को कह रहा है कि ये अलाउ होगा, ये अलाउड है, क्योंकि ये कोई फाइन नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि कस्टम वाले बोल रहे हैं 3 दिन के बाद निकाल लेना, नहीं तो 2,000 रुपया प्रतिदिन लेंगे। तो पेनाल्टी नहीं ले रहे हैं आपसे, और आप अगर माल तुरंत 3 दिन में नहीं छुड़ा रहे तो कोई गुनाह नहीं कर रहे, कोई पाप कर रहे। जब खुद से सोचो, मैंने माल कस्टम से नहीं उठाया, 3 दिन की जगह चौथे दिन उठाया, तो गुनाह कर दिया, पाप कर दिया? नहीं। लेकिन भाई उनका कोर्ट इतना बिजी है कि वो इस तरीके के नियम नहीं बनाएंगे तो लोग आराम से रखे रहेंगे। अच्छा 10 दिन बाद निकाल लेंगे, जब खाली होंगे ना तब जाएंगे छुड़वा लेंगे माल। आपके ऊपर प्रेशर रहे इसलिए वो ऐसा करते हैं कि 3 दिन तक तो 1000 रुपया पर डे लेंगे, चौथे दिन से 2,000 रुपया लेने लग जाएंगे। तो प्रेशर बनता है मेरे दिमाग में, नहीं भाई जल्दी से माल छुड़वाना है। ठीक है, वो गोदाम तक किराया बढ़ा के ले रहे हैं, बस यही मतलब है। डेमरेज चार्जेस आप ऐसे समझिएगा, वो पेनाल्टी नहीं है। ठीक है, वो है क्या, किराया बढ़ा के लेंगे। ठीक है, इसलिए अलाउड है। इंटरेस्ट पेड अंडर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 अलाउड। इंटरेस्ट है ना, इसलिए अलाउड। पेनाल्टी पेड बाय एसएससी कॉन्ट्रैक्टर फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। पेनाल्टी बोल रहा है, लेकिन ध्यान से सुनिए। अब हम बोलेंगे अपनी बात फिर से, पेनाल्टी का मतलब क्या है। पेनाल्टी पेड अंडर एनी लॉ इज नॉट अलाउड। किसी कानून के तहत कोई गलती किए हो, ठीक है, उसकी पेनाल्टी भरोगे तो वो अलाउ नहीं होगा इनकम टैक्स में। अब मेरे साथ एक सप्लायर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, या मेरे कस्टमर ने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे 1000 पीस माउस देना, कंप्यूटर माउस देना, 1000 पीस, 1000 पीसेस विद इन 30 डेज। और अगर नहीं बना के दे पाओगे, मैं मैन्युफैक्चरर हूं माउस का, मुझे कहा कि 30 डेज में 1000 पीसेस माउस की देनी है, और अगर मैं नहीं दे पाऊंगा ये 1000 पीसेस माउस की, तो मुझे देने होंगे उन्हें 5 लाख रुपए पेनाल्टी के तौर पे। मैं नहीं दे पाया, मैंने 5 लाख रुपए की पेनाल्टी दी। आपसे पूछना चाहता हूं, कोई मैंने कानून तोड़ा है क्या? कोई कानून तोड़ा? हम दोनों के बीच वादा हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था कि हमें 10,000 पीस ये माउस का देना है उसे, या 1000 पीस, जो भी बात हुई थी कि ये देना है 1 महीने के अंदर, नहीं दूंगा तो 5 लाख की पेनाल्टी देनी होगी। मैं नहीं दे पाया, मैंने कोई कानून तोड़ा है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं। कोई कानून नहीं तोड़ा है। धंधे में ये सब होता है, धंधे में जितने कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फुलफिल कर लेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। अरे कमाने के लिए बैठे हैं, निश्चित है प्रयास किए होंगे, नहीं बन पाया होगा माल, दे तो रहे हैं 5 लाख रुपया, वो पेनाल्टी जरूर है, लेकिन किसी कानून को तोड़ने की पेनाल्टी नहीं है, वो अलाउड होगी, वो अलाउड होगी। कौन सी पेनाल्टी अलाउ नहीं होती है? रट लीजिए, याद कर लीजिए, किसी भी कानून को तोड़ने की पेनाल्टी अलाउ नहीं होती, क्योंकि कानून तोड़ने का मतलब है आपने कोई गुनाह किया है, किसी कानून के तहत ऐसा काम किया है जो कानून में मना है। ये किसी कानून में मना नहीं है। किसी कानून में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अगर तुमने 1000 माउस बना के 1 महीने के अंदर नहीं दिया तो तुम गुनाह कर दियो, पाप कर दियो, तुमको इसकी सजा मिलेगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बिजनेस में लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं कि पेनाल्टी देनी पड़ेगी अगर आपने समय पे काम नहीं किया। हम भी अपने बहुत सारे सप्लायर के साथ ऐसे एग्रीमेंट करते हैं कि इतने समय के अंदर ये काम कर देना, नहीं तो पेनाल्टी लगा देंगे ये। ठीक है, तो बिजनेस में ऐसा चलता है। लेकिन अगर सामने वाले ने नहीं किया तो गुनाह पाप नहीं कर दिया, किसी कानून को तोड़ा नहीं है, तो इसलिए जो पेनाल्टी उसे देनी पड़ेगी वो उसके लिए अलाउड खर्चा है, बिजनेस का खर्चा है। आइए अब आपको अगला हेडिंग समझाते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR एक्सपेंस नॉट डिडक्टेबल। ये खर्चा भी चार्ज नहीं कर सकते आप। CSR जानते हैं, आजकल तो ये बहुत पॉपुलर हो गया है, CSR वर्ड हर जगह सुनने को मिलता है। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। छोड़िए, इससे पहले हम आपको वो बात करते हैं जो शायद आप न्यूज वगैरह में सुनते होंगे। आपने कभी ऐसा सुना है कि फलाने इंसान ने इस गांव को गोद ले लिया है? कभी ये बात सुनी है? अडानी ने, अंबानी ने इस गांव को गोद ले लिया है। बेसिकली ये नरेंद्र मोदी जी की देन है।
जो उन्होंने क्या किया, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उसी दिन से उन्होंने क्या किया कि जितने बड़े लोग हैं हमारे देश के, उन सबको कहा कि देखो तुम लोग बड़े क्यों बने हो, इसी देश से तो पैसे कमा के बने हो ना, इसी देश की जनता से पैसा कमाए हो, इसी देश के लोगों को अपना माल बेचे हो, सर्विसेज दिए हो और उससे पैसे कमाए हो। तो तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है, तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि देश के लिए भी कुछ करो। इस देश ने ही तुम्हें ये सब कुछ दिया है और इस देश के लिए तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। और उन्होंने अंबानी अडानी जैसे लोगों को कहा कि एक गांव तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लो। गोद लेने का मतलब ये होता है जैसे हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, वही चीज किया नरेंद्र मोदी ने। अडानी जैसे बड़े लोगों से कहा कि तुम इस 2 गांव को गोद ले लो, तुम बड़े आदमी हो, ठीक है, पूरा 2 गांव तुमको देखना है, मतलब पूरा वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन, वहां पे रोड बनवानी है, वहां पे कॉलेज बनवाना है, स्कूल बनवाना है, सब तुम करो। अरे तुमने बहुत पैसे कमाए हैं अंबानी साहब, आप तो बड़े आदमी है भाई, 5 गांव को गोद ले लीजिए आप, ठीक है, पूरे 5 गांव की परवरिश कीजिए आप, वहां पे सारा डेवलपमेंट कीजिए, उसको जीता जागता शहर बनाइए ना। ये तो पर्सनल लेवल था, ये किसी कानून में लिख के उन्होंने नहीं किया, उन्होंने पर्सनली बात की, ठीक है। अब बताइए जरा सा, अडानी जी को नरेंद्र मोदी जी खुद कह रहे हैं कि इस गांव को गोद ले लीजिए, अडानी जी मना कर देंगे क्या? अरे प्राइम मिनिस्टर कह रहा है देश का, कर देंगे वो। अब अंबानी साहब मना थोड़ी ना कर देंगे, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी से दोस्ती हो जाए इसी बहाने, नरेंद्र मोदी जी से बातचीत हो, ठीक है, ये भी तो अपने आप में प्रिविलेज है बिजनेस के लिए, ठीक है, तो कोई उनकी बात टालेगा नहीं। अंबानी कहेगा हाँ ठीक है कर देते हैं, इस गांव की डेवलपमेंट मेरी जिम्मेदारी। अरे 1000-2000 करोड़ रुपए लग जाएंगे, क्या जाता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मेरी बातचीत होगी, उनसे अच्छे रिलेशन रहेंगे, लोग कर देते हैं। ये पर्सनल बात थी, ध्यान दीजिएगा, ये जितना भी काम हुआ है, ये गोद लेने वाला कार्यक्रम, ये किसी कानून के तहत नहीं हुआ है, ये पर्सनल बातचीत पे हुआ है, पर्सनल रिलेशन पे हुआ है। लेकिन ऐसा ही कानून भी बनाया गया है, वो है CSR, ऐसा कानून भी है। लेकिन कानून में क्या कहा गया है कि एक कंपनी जो इतने से ज्यादा का टर्नओवर है, इतने से ज्यादा का प्रॉफिट है, बेसिकली एक बड़ी कंपनी की बात की गई है कि उनको अपने प्रॉफिट का, पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट का 2% खर्च करना पड़ेगा ऐसी जगह पे जिससे देश का उद्धार हो। हर कंपनी को ये नियम है, अगर मेरे पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट आता है मान लीजिए 100 करोड़ रुपए, तो मुझे 2 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे समाज पे, ठीक है, समाज मतलब हिंदुस्तान समाज, ठीक है, इस पे खर्च करने होंगे, मुझे गरीबों के लिए कुछ करना होगा, स्कूल बनवा लीजिए, कॉलेज करा लीजिए, कुछ करिए, आपको अपने प्रॉफिट का 2% खर्च करना पड़ेगा, ये कानून भी है, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मैं, ये कानून में है कि मुझे खर्च करना पड़ेगा, 100 करोड़ मैंने कमाए तो 2 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा, तो क्या 2 करोड़ रुपए घटाने के बाद मेरी प्रॉफिट 98 करोड़ होगी, इस पे टैक्स लगेगा या 100 करोड़ रुपए ही टैक्स भी लगेगा? तो इनकम टैक्स कहता है कि जो 2 करोड़ रुपए आपने खर्च किए वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो समाज के लिए कर रहे हो, देश के लिए कर रहे हो, बिजनेस के लिए थोड़ी ना कर रहे हो 2 करोड़ रुपया, तो वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, तुम्हारा प्रॉफिट 100 करोड़ ही कहलाएगा, टैक्स 100 करोड़ पे देना है, और उसी 100 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए तुमको समाज पे खर्च भी करना है। आई बात समझ में? बेसिकली जो भी चीज इनकम आने के बाद लगती है, जो भी खर्चा आपका इनकम आने के बाद होता है, वो इनकम की एप्लीकेशन है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। वो आप इनकम को अप्लाई कर रहे हो, इनकम कमाने के लिए नहीं किए हो। 2 करोड़ रुपए खर्चा इसलिए नहीं किए कि इनकम आ जाए, इनकम आ गई है इसलिए 2 करोड़ का खर्चा कर रहे हो, इनकम पहले ही आ गई है इसलिए 2 करोड़ का खर्चा कर रहे हो। इनकम टैक्स भी तो यही है, इनकम आ गई है इसलिए टैक्स दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं ताकि इनकम आ जाए, ये नहीं है, टैक्स इसलिए नहीं देते कि इनकम आ जाए, टैक्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनकम आ गई है। CSR का खर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने 100 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। जब इनकम आ जाती है और उसके बाद आप उस इनकम को अप्लाई करते हैं, तो ऐसे खर्चे को खर्चा नहीं कहते, इसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम कहते हैं, और ये अलाउड होता है। देखिए, under the Companies Act, certain companies which have net worth of 500 crores or more, a turnover of 1000 crore or more, or a net profit of 5 crore or more during any financial year. नेटवर्क कितना? 500 करोड़ या ज्यादा,
टर्नओवर कितना 1000 करोड़ या ज्यादा, नेट प्रॉफिट कितना 5 करोड़ या ज्यादा। याद करना होगा किसको करना होता है, हालांकि जरूरत नहीं है, वैसे तो ये कंपनी से की बात है। आपके एग्जाम में अगर सीएसआर दिया हो तो वो अलाउ मत कीजिएगा, वो खर्चा नहीं होता, ठीक है। किनको सीएसआर का खर्चा करना है? जिनकी 500 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ है, 1000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, 5 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं। वैसे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, 5 करोड़ रुपया तो छोटी मोटी कंपनियां भी कमाती हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब यह है लगभग सभी सीएसआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके ऊपर आती है। ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर are required to spend certain percentage of their profit on activities relating to corporate social responsibility. उनको corporate social responsibility का खर्चा करना पड़ेगा। कितना? certain percentage of profit, और ये है कितना बता दें, 2% of average profit of last 3 year, पिछले 3 सालों की प्रॉफिट का एवरेज का 2%। Under this existing provision of Income Tax Act, expenditure incurred wholly and exclusively for purpose of business is only allowed as deduction for computing taxable business income. इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से बिजनेस का खर्चा अलाउ होता है, और ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये तो देश की सेवा है, और इसलिए ये खर्चा इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर, ये सर्कुलर क्यों आया था? 2012 में आया था, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण सर्कुलर है जो हमें जानना होगा। ये क्या है? एक बात बताइए, कोई भी काम आप ऐसा करते हैं जो किसी कानून के तहत मना है, तो क्या उसका खर्चा अलाउ होगा? कोई भी खर्चा हम ऐसा किए जो कानून में मना है कि ये करना ही नहीं है भाई, ये तो गुनाह है ये करना, तो क्या ये खर्चा अलाउ होगा? नहीं होगा। आपको पता है ये जितनी भी दवाइयों की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रेनबैक्सी, सिप्ला, ये सब क्या करती हैं? हम नाम नहीं लेना चाहिए था, वैसे तो गलत हो गया। जो बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां हैं, ये क्या करती है? ये डॉक्टर्स के पास अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को भेजती हैं, एमआर कहते हैं उन्हें। वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनको दवाइयों का सैंपल दिखाते हैं, और सैंपल दिखाने के साथ साथ उनको डायरी देते हैं, पेन देते हैं, दुनिया भर के दूसरे गिफ्ट देते हैं। ये तो छोटी बात कर दी हमने, आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि दवाइयों की कंपनी क्या क्या दे देती है। दवाइयों की कंपनी डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर को कहती है कि ये दवा आप लिखा करिए, हम आपको 5 करोड़ रुपए का बंगला दे रहे हैं मुंबई में। ये सब गिफ्ट मिलता है डॉक्टर्स को, ठीक है। कहते हैं कि एक काम करिए, हम आपके लिए हॉस्पिटल बनवा देंगे, आप इतनी दवाइयां हमारी लिख दीजिएगा, आपको हम हॉस्पिटल बनवा देंगे। आप इतनी दवा मेरी लिख दीजिए, हम आपको एक्सरे मशीन लगवा देंगे आपके यहां, फिर फ्री में एक्सरे भी करिएगा और कमाइएगा। तो दवा, पेन, डायरी, ये सब तो छोटे गिफ्ट है। आपको दिखता भी होगा, किसी डॉक्टर के यहाँ जाइए तो डायरी दिखेगी, वो भी किसी दवाई की कंपनी के नाम का। पेन जो दिखेगा वो भी दवाई की कंपनी के नाम का है। पेपर वेट होगा वो भी, उस पर भी किसी दवाई की कंपनी का नाम होगा। पेन स्टैंड होगा, उस पर भी किसी दवाई की कंपनी का नाम होगा। डॉक्टर की केबिन में जब हम घुसते हैं तो हर चीज किसी ना किसी का दिया हुआ रहता है, वो दिख जाता है। कुर्सी टेबल भी हो सकता है किसी दवा वाली कंपनी ने दिया हो, और हो सकता है वो पूरी बिल्डिंग बना के दवा वाली कंपनी ने दिया हो। अब एक बात बताइए कि वो दवा अगर अच्छी नहीं है तो भी डॉक्टर लिखता होगा कि नहीं? लिखता है। और यही हाल है हमारे देश की मेडिकल फैसिलिटी का, कि डॉक्टर्स उन दवाओं को लिखते हैं जो कंपनी उनको क्या करती है? गिफ्ट्स देती है। वो दवा अच्छी है कि नहीं है, इलाज सही होगा कि नहीं होगा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। गलत हो रहा है कि नहीं, आप बताइए? गलत हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं? जिस चीज को गवर्नमेंट कंट्रोल ही नहीं कर रही है, वो कैसे कंट्रोल होगी? ये हो रहा है हमारे देश में। दवा लिखी जा रही है जो 1 रुपए भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है दवा की, उस पर एमआरपी बनाई जाती है 100 रुपए की, वो बेची जा रही है, वो डॉक्टर्स दे रहे हैं, लिख रहे हैं, वो फायदे भी करेगी कि नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। दवा लिखी जा रही है, बेची जा रही है। इनकम टैक्स क्या कहता है? कहता है, अच्छा उसके पहले एक बात और बताते हैं। हमारे देश में एक कानून है मेडिकल एथिकेट एक्ट, मतलब मेडिकल से रिलेटेड कानून बनाया गया है। मेडिकल का एथिकेट क्या होना चाहिए, उसमें यह बात लिखी हुई है कि कोई भी दवा की कंपनी डॉक्टर्स को गिफ्ट नहीं दे सकती है। लिखा है उसमें, कानून में लिखा है कि कोई भी दवा की कंपनी डॉक्टर्स को गिफ्ट नहीं दे सकती है।
ये गैर कानूनी है, ये बात चल रहा है हमारे देश में, ठीक है। अब वो सब कैसे चल रहा है, अरे तो बहुत सारे हर चीज गैर कानूनी हो रहा है, उसका ठेका हमने नहीं ले रखा, हम कानून समझाने के लिए बैठे हैं आपको, ठीक है। ये गलत है, ये कानून का उल्लंघन है कि आप दवा वाली कंपनी होकर किसी डॉक्टर को गिफ्ट दे रहे हैं, ये साफ मना है, ये गैर कानूनी है। अब एक बात बताइए, इनकम टैक्स ये कहता है कि आप कोई भी गलत काम करते हैं, कोई भी गलत पेमेंट करते हैं तो वो अलाउ नहीं होगा, जो किसी भी कानून में मना है। अब जो दवा वाली कंपनी गिफ्ट दे रही है, करोड़ रुपए की गिफ्ट दे रही है, वो बिजनेस का खर्चा है, हाँ, लेकिन वो गैर कानूनी है। क्या वो अपने पीएल में चार्ज कर सकते हैं कि मैंने इतना गिफ्ट दिया डॉक्टर्स को अपनी बिजनेस करने के लिए? नहीं, चार्ज नहीं कर सकते हैं, उनका बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाएगा क्योंकि वो मना है। यही सर्कुलर आया था 2012 में कि जो भी दवाइयों की कंपनी है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो जितना गिफ्ट वगैरह देती है ना डॉक्टर्स वगैरह को, वो अलाउड नहीं है, वो उनका बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली अलाउड ही नहीं है, ये करना ही अलाउड नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैं दवा की कंपनी हूं, मैं डॉक्टर को इतने सारे गिफ्ट देता हूं, वो अलाउड नहीं होता, इनकम टैक्स में हम चार्ज भी नहीं कर सकते वो सब खर्चा, ठीक है। तो हम देंगे कि नहीं देंगे, गिफ्ट दें कि ना दें? देते हैं भाई, नहीं देंगे वो डॉक्टर बेचेगा ही नहीं मेरी दवा, वो किसी और की लिखेगा। मेरी दवा अच्छी होते हुए भी नहीं बिकेगी, अगर अच्छी है तो भी नहीं बिकेगी, क्योंकि वो डॉक्टर तो उसी की दवा लिखेगा जो उसको गिफ्ट देता है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि जो भी दवा की कंपनियां गिफ्ट तो दे रही हैं, लेकिन कुछ अलाउ नहीं हो रहा उनको खर्चा, फिर भी दे रही हैं, क्योंकि वो सिस्टम बन गया है, जो ट्रेंड बन गया है, वो उस ट्रेंड को रोका नहीं जा सकता। शायद कोई भी कानून जब बहुत हल्के तौर पे होता है ना, तो वो चीजों को लोग उल्लंघन कर पाते हैं। शायद इस कानून को अगर स्ट्रिक्ट बना दिया जाए कि अगर कोई भी पकड़ा गया तुरंत आजीवन कारावास हो जाएगा, तो शायद हिम्मत नहीं करेगा कोई। छोटी मोटी पेनाल्टी होती है, कानून बना दिया गया है, छोटी मोटी पेनाल्टी है, लोग रिस्क उठाने को तैयार है, पकड़े जाएंगे तो दे दिया जाएगा इतने रुपए की पेनाल्टी, नहीं तो चल रहा है धंधा। अरे या तो जो पकड़ने आएगा उसी को ब्राइब खिला देंगे, वही केस बंद कर देगा, उसी को कुछ पैसे दे देंगे। चलिए, तो क्लियर है ये बात। इनएडमिसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड इन प्रोवाइडिंग फ्रीबीज टू मेडिकल प्रैक्टिशनर। फ्रीबीज का मतलब होता है गिफ्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब होता है डॉक्टर्स, डॉक्टर्स को जो गिफ्ट दे रही है फार्मास्यूटिकल एंड एलाइड हेल्थ सेक्टर इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल कंपनी मतलब दवा की कंपनी, एलाइड हेल्थ सेक्टर इंडस्ट्री क्या होता है, मतलब दवा से रिलेटेड वाली कंपनी, जैसे कुछ कंपनी होती है ना, बेल्ट बना दो, कमर में बांधने की बेल्ट, तो घुटने पे बांधने की बेल्ट, तो फलाना धमाका, वो सब। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, हम बोलते हैं कमर में दर्द है, ठीक है, 5,000 रुपए का एक बेल्ट लिख दिया है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कपड़ा बांध लेते तो भी उतना ही काम होता, वो बेल्ट लिख दिया है 5,000 रुपए का, क्यों? क्योंकि उस एलाइड हेल्थ सेक्टर कंपनी ने पैसे दिए हैं डॉक्टर को, क्या गिफ्ट दिया है डॉक्टर को कि तुमको कम से कम 1,000 बेल्ट लिख देना अपने कस्टमर्स को, ठीक है। और हम तुमको क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एक एक्सरे मशीन फ्री में लगवा देते हैं, ये तुम्हारी कंपनी ने लगवा दिया, एक्सरे के नाम पे अलग लूटो और ये बेल्ट बेच बेच के अलग लूट लेना। 5,000 रुपए एमआरपी रखी हुई है, 2,500 रुपए तुमको बचेगा उसमें, ठीक है, और एक एक्सरे मशीन अलग से लगा दी है। तो यही कह रहा है कि इनएडमिसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस फ्रीबीज टू मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर बाय फार्मास्यूटिकल एंड एलाइड हेल्थ सेक्टर कंपनी। चलिए अब आइए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में। एक बात बताइए, एडवर्टीजमेंट का खर्चा अलग होना चाहिए कि नहीं? मैं अपनी कोचिंग क्लासेस के लिए न्यूज़पेपर में ऐड दे रहा हूं, जगह जगह शहर में होर्डिंग लगा रहा हूं, ये सब खर्चा अलग होना चाहिए कि नहीं? क्या इसको बिजनेस का खर्चा कहना चाहिए कि नहीं? आपको क्या लगता है? न्यूज़पेपर है, टीवी एड, फेसबुक एड प्रमोशन, ठीक है, पेड एड्स कर रहे हैं, ये सब खर्चे अलग होने चाहिए कि नहीं? जेन्युइन बिजनेस का खर्चा है, क्यों नहीं अलग होगा? बिल्कुल अलग होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ बात ये कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर आप एडवर्टीजमेंट का खर्चा करते हो कहां पे, डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल। एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे रहा है कि यहां पे हम एडवर्टीजमेंट का खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। कौन सा? नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय नेसेसिटी ऑन एडवर्टीजमेंट इन एनी सोवरेन ब्रोशर, टेक्स्ट पैम्फलेट और द लाइक पब्लिश्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। अगर पॉलिटिकल पार्टी का, यानी कि बीजेपी का, कांग्रेस का कोई सोवरेन है, ब्रोशर है, ट्रैक्ट है, पैम्फलेट है, जिसमें आप अपना एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाएगा, ये अलाउड नहीं होगा। सोवरेन क्या होता है?
सोवरिन का मतलब होता है एजेंडा। जब भी एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो एजेंडा बना के देती है कि मेरी सरकार जैसे ही बनेगी तो हर जगह शहर पे गड्ढे हो जाएंगे, सड़कों में गड्ढे हो जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी। उल्टा बोलते हैं, होता ही है, ये हमने बोल दिया। एजेंडा क्या बनाते हैं? सड़कें बनवा देंगे, पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, ये होगा वो होगा, ये जो लिख के देते हैं, बंटवाते हैं सब, उसी को कहा जाता है सोवरेन। ठीक है। कभी ऐसा हुआ, कभी कोई डोरबेल बजाया हो और आपके घर में सोवरेन कोई पॉलिटिकल पार्टी का दिया हो? मेरे घर में हुआ है। ठीक है। हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, कई सारे फ्लैट्स हैं, उसमें वो क्या करते हैं, सब पॉलिटिकल पार्टी वाले आते हैं, गार्ड को क्या करते हैं, कुछ पैसे देते हैं और गार्ड को पैम्फलेट दे देते हैं, कहते हैं हर फ्लैट में क्या करो, नीचे दरवाजे में से डाल दो। ठीक है। तो हम देखते हैं उसमें बड़ी सारी बातें लिखी होती है, ये सरकार आएगी तो ये करेगी, वो करेगी, ये करेगी, वो करेगी। मालूम है करेगी कुछ नहीं, अभी वादा कर रही है, बस इलेक्शन है इसलिए। और नीचे देखेंगे थोड़ी सी जगह में इसमें लिखा रहता है सौजन्य से फलाना फलाना कंपनी, फलाना पाइप्स, फलाना ट्यूब्स, रिलायंस कंपनी, ये लिखा रहता है। ये है क्या चीज, हम आपको बताते हैं। इस जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, जैसे बीजेपी है मान लीजिए, इनको अपना सोवरेन छपवाना है, तो ये अंबानी साहब को बोलते हैं, कहते हैं एक काम करिए, आप मेरे लिए 1 करोड़ पीस, 1 करोड़, 1 करोड़ सोवरेन छपवा दीजिए। आप छपवाइए। अब बताइए करते होंगे कि नहीं? अगर पॉलिटिकल पार्टी, अमित शाह कह रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी अमित शाह बोल रहे हैं कि अंबानी साहब आप एक काम करो, 1 करोड़ पैम्फलेट ये सोवरेन मेरा छपवा के भेज दो बीजेपी के कार्यालय में। छपवाएंगे कि नहीं अंबानी साहब? बिल्कुल छपवाएंगे, छपवाना पड़ेगा, मजबूरी है, छपवाएंगे नहीं तो जाएंगे कहां? ठीक है। उनको अब ये कहते हैं अमित शाह कि एक काम करिएगा, नीचे अपना भी नाम लिख दीजिएगा, रिलायंस सौजन्य से रिलायंस कंपनी। छोटा सा, इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट है, इतना छोटा सा लिखा है कि चश्मा लगा के भी देखते हैं तो ठीक से नहीं दिखता है, रिलायंस कंपनी पतला सा नीचे लिखा हुआ है। अब ये बताइए, रिलायंस कंपनी का प्रचार हो रहा है क्या? ये एडवर्टीजमेंट है क्या? कुछ नहीं, मजबूरी है। तो इनकम टैक्स यहां पे ये कह रहा है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के सोवरेन में अपना या नीचे नाम लिख दिए रिलायंस कंपनी, तो कह रहा है इससे कुछ नहीं होगा, ये एडवर्टीजमेंट नहीं माना जाएगा, ये जो भी खर्चा किए हो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये हम चार्ज करने नहीं देंगे। अब 1 करोड़ पैम्फलेट छपवाने का मान लीजिए 1 करोड़ रुपया लगा, 1 करोड़ रुपया अंबानी साहब पीएल में चार्ज रिलायंस कंपनी के नहीं कर पाएंगे। खर्चा लगा है लेकिन फिर भी पीएल में चार्ज नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया सबको? ब्रोशर आप समझते हैं, ब्रोशर होता है बुकलेट विथ पिक, जो बुकलेट के फॉर्म में नहीं होता है, कभी कभी एडवर्टीजमेंट 1 पन्ने का नहीं होता है, 3-4 पन्ने का होता है, पूरा बुकलेट की तरह बना हुआ है, उसमें फोटो वोटो भी है। जैसे नरेंद्र मोदी तो अपनी फोटो के बिना कुछ भी बनवाते नहीं है, ठीक है, आई ड्यूली रिस्पेक्ट हिम, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी को अपने फोटो की थोड़ी सी ज्यादा चाव है, वो हर जगह अपनी फोटो जरूर लगवाते हैं। ठीक है। तो जैसे बुकलेट अगर उन्होंने बनवाई तो बुकलेट विद पिक वगैरह, तो उसको कहा जाता है ब्रोशर। ट्रैक्ट क्या होता है? ये होता है स्मॉल पैम्फलेट्स होते हैं, जैसे छोटा सा है, पॉकेट में रख सकते हैं, इतना ही बड़ा है पैम्फलेट, तो उसको कहा जाता है ट्रैक्ट, स्मॉल पैम्फलेट। और पैम्फलेट क्या होता है? बेसिकली ये लीफलेट है, जैसे जो स्टैंडर्ड साइज का होता है, कोचिंग वाले जो देते हैं ना जिस साइज का, A4 साइज का या उससे थोड़ा सा छोटा, वो लीफलेट साइज वाले को कहा जाता है पैम्फलेट। कुल मिला के छोड़िए ये सब कहानी, पॉलिटिकल पार्टी का कुछ भी छप रहा है उसमें आपने अपना भी नाम छपवाया कंपनी का, वो एडवर्टीजमेंट का खर्चा नहीं माना जाएगा, वो अलाउ नहीं होगा, बाकी सब अलाउ है। टीवी में एडवर्टीजमेंट दीजिए, पैम्फलेट बांटिए, खुद के पूरे पैम्फलेट बांटिए, पूरा अपना लिख के बांटिए, ठीक है, टीवी में एडवर्टीजमेंट दीजिए, सब अलाउड है। पॉलिटिकल पार्टी वाले में देंगे तो अलाउड नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक? और लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, एक्सपेंडिचर ऑन नियॉन साइन। एक्सपेंडिचर ऑन नियॉन साइन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ऑन इट। नियॉन साइन क्या होता है? ग्लो साइन बोर्ड्स होते हैं, पान की दुकान पे देखते हो कोको कोला का बोर्ड लगा रहता है जिसमें अंदर से लाइट आती है, देखा है ना, पेप्सी, कोको कोला, चाय की, पान की दुकान पे, जनरल मर्चेंट की दुकान पे, उसी को कहा जाता है नियॉन साइन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नियॉन साइन।
ये नियॉन साइन किसने लगवाया है आपको मालूम है? जो पान की दुकान पे आप देख रहे हो कोको कोला का नियॉन साइन बोर्ड लगा है, ग्लो साइन बोर्ड लगा हुआ है बढ़िया सा, वो कौन लगवाया है? पान वाला लगवाया है, कोको कोला कंपनी लगवाई है? आपको क्या लगता है? वो कोको कोला कंपनी लगवाई है। और वो एक बोर्ड ऐसा नहीं बनाई होगी, कम से कम 1 लाख बोर्ड एक बार में बनवाई होगी, और जगह जगह पे उन्होंने चाय पान की दुकान पे, जनरल मर्चेंट की दुकान पे अपना बोर्ड लगवाया, वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये रेवेन्यू खर्चा नहीं है। एक एक बोर्ड जानते हो कितने का बनता है? वो जो बोर्ड लगा हुआ देख रहे हो आप, वो कम से कम 30,000 रुपए का बोर्ड होगा। ठीक है, और 1 लाख पीस बनवाई गई है। 30,000 इंटू 1 लाख, इतना रुपया खर्च किया है कंपनी ने, कई करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मजाक थोड़ी ना है, ये रेवेन्यू खर्चा नहीं है, पीएल में चार्ज नहीं है, वही कैपिटल खर्चा है। ये बोर्ड चलेगा कुछ साल। ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको फिक्स्ड एसेट माना जाता है। अब आप फिक्स्ड एसेट मानेंगे तो एसेट की क्लासिफिकेशन तो आप जानते ही हैं, या तो बिल्डिंग होगा, या तो फर्नीचर फिटिंग होगा, या तो प्लांट एंड मशीनरी होगा, या तो इंटेंजिबल होगा। कहां जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी में क्या नियॉन साइन बोर्ड अलग से पड़ा था? नहीं, तो जनरल में जाएगा, और जनरल पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होता है? 15%। तो इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम होगा एट द रेट ऑफ 15%। याद रहेगा बच्चों? तो जो ग्लो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं जिसमें अंदर से लाइट आती है, उसका जितना खर्चा लगता है वो कंपनी अपने पीएल में चार्ज नहीं करेगी, उस पर 15% का डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में आएंगे तो आपके साथ आगे की बात करेंगे। आज की क्लास में जो हमने डिस्कशन किया है वो डिस्कशन क्या था? आज की क्लास का जो डिस्कशन था वो था डिडक्शंस अंडर दैट, क्या क्या खर्चे अलाउड है आपको। ठीक है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी अलाउड है, अभी अलाउड वाली बात आ रही थी। हमने आपको बताया था कि पीजीबीपी में पूरा चैप्टर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक तो अलाउड क्या क्या है, दूसरा डिसअलाउड क्या क्या है। तो आपको जानकर खुशी होगी कि हम लोग ने अलाउड पोर्शन को पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। अब हमें पीजीबीपी का दूसरा हिस्सा देखना है जो कि डिसअलाउड की बात करेगा। ठीक है, सो विद दिस आई विल स्टॉप दिस क्लास टुडे ओवर हियर।